बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा तारिक भी। अहम खबर से आगाज़ करें, आपको बताएं कि बरतानवी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की बड़ी कार्रवाई। मशरकी बेलफास्ट के इलाके में वाक़या घर में नस्ब पाइप बम नाकारा बना दिया गया, जिसमें सिक्योरिटी अलर्ट को ख़त्म कर दिया गया है और इलाका मकीनों को उनके घरों में जाने की इजाज़त दी जा चुकी है। बरतानवी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मशरकी बेलफास्ट के इलाके में वाक़े घर में नस्ब पाइप बम निकारा बना दिया है। पुलिस ने इलाके को क्लियर करार देकर रिहायशियों को घरों में दाखिले की इजाजत दे दी है। अल्स्टर यूनियनिस्ट MLA एंडी एलन का कहना है कि जो भी शख्स या ग्रोह इस दहशत गर्दी के वाक़े में मुलव्वस है वो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। एंडी ने कहा, एक बार फिर शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई है। तमाम इलाका मकीनों की न सिर्फ रोजमर्रा की रूटीन मुतासर हुई बल्कि वो ज़हनी अजियत का शिकार भी हुए। तहकीकाती अदारों ने तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर कोई इस वाक़े का ऐनी शाहिद है या इस वाक़े से मुतालिक कोई मालूमात जानता है तो पुलिस स्टेशन से फौरी राब्ता करे। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि वो आम इंतखाबात में नाइजल फराज की ब्रेक्जिट पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोरिस जॉनसन का कहना था कि कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देने से ब्रेक्जिट को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन को तनकीद का निशाना बनाते हुए खबरदार किया है कि लेबर पार्टी की हुकूमत मुल्क के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नाइजल फराज ने वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को इंतखाबात के लिए ब्रेक्जिट पार्टी से इत्तेहाद का मशवरा दिया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर बोरिस जॉनसन और नाइजल फराज आपस में मिल जाएं तो उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। बरतानिया में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात 12 दिसंबर को होंगे। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी बरतानवी शहरियों ने मौलाना फजल रहमान के धरने को आड़े हाथों लेते हुए तशद्दुद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था कि धरने और इंतशार से भरपूर सियासी अवामल रियासती उमूर के लिए कभी बेहतर साबित नहीं होते। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में मुकीम मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी और सियासी हलकों की जानिब से मौलाना फजल रहमान के धरने को नामुनासिब करार दिया गया। उनका कहना है कि बिलाशुबा एहतजाज जमहूरी अमल का हिस्सा है और आज़ादी राय को जमहूरियत में खास मकाम हासिल है, मगर रियासत जब मुसलसल मुआशी और सियासी बहरानों का शिकार हो तब अफहाम व तफहीम की सियासत से काम लेना चाहिए। ओवरसीज़ कश्मीरी होने के नाते मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा डेवलपमेंट्स हैं, मौलाना साहब का जो धरना है, मैं उसको इतना खुशाइन नहीं समझता। वो इसलिए कि अभी साल हुआ है मुल्क के अंदर एक जमहूरी इस्तेहकाम आया है या कोशिश की जा रही है, उसको गिराने के लिए उसको आप बाहर निकलें। आपका मौक़िफ़ जितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन कम अज़ कम मुझे तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही जिसमें आपस में बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को हल ना किया जा सके। आपको मौजूदा हालात को भी समझना चाहिए। मौलाना साहब को और उनके साथ जितने लोग सियासी लोग इसमें शामिल हैं उनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बहसीत मुल्क इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, मईशत की प्रॉब्लम हैं, दफाई एतबार से चैलेंजेस का सामना है और इंटरनेशनल फोरा पे आपको सफारती लेवल पे कितनी मुश्किलात हैं। आपके हाथ से अभी कश्मीर का मसला इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा सानिया आपके साथ हुआ है। इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो ये थी, डिमांड ये थी कि आप इकट्ठे हों, ना कि आप इकट्ठे होकर मुल्क को और हुकूमतों को गिराने की रीत जो है वो उसको कंटिन्यू करें। ये बड़ा मैं समझता हूँ काबिल तशवीश है। तहरीक इंसाफ के धरने का हवाला देते हुए उनका कहना था कि करप्शन के नारे पर भी धरने दिए गए, फिर भी हुकूमत गिराने का ये अमल दुरुस्त नहीं। धरने जो है ना हमेशा मईशत के लिए, मुल्क के लिए नुकसानदेही साबित हुए हैं, चाहे वो इमरान खान का धरना हो, चाहे ये मौलाना फजल रहमान साहब का हो। ये चीज़ें सारे असम्बली में आनी चाहिए, वहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट पे प्रेशर रखना चाहिए, लेकिन थ्रू असम्बली। सड़कों पे फैसले नहीं होने चाहिए। हमारा मुल्क ऑलरेडी बड़े क्राइसिस के अंदर गुजर रहा है। जो भी गवर्नमेंट हो उसको काम करना चाहिए, सबको टाइम पूरा मिलना चाहिए। 5 साल नून लीग को भी मिले, इनको भी 5 साल मिलने चाहिए। उसके बाद परफॉर्मेंस देख के उसके ऊपर अकॉर्डिंगली फैसले होने चाहिए कि आगे अवाम के ऊपर छोड़ने चाहिए सारे फैसले। अवाम जिसको बेहतर समझती है वही सामने लेके आएँ। यही सबसे अच्छा तरीका है, पूरी दुनिया में यही चलता है, इधर भी यही चलना चाहिए। कि इमरान खान, आप सब लोगों को पता है कि वो क्यों उन्होंने धरना दिया और क्या मिशन था। उनका एक ही मकसद था कि इस मुल्क को, इसके हालात बेहतर करना उनका एक मकसद था। इकॉनमी को बेहतर करने के लिए करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। तो उनका एक पीसफुल पर्पस था, एक मिशन था जिस पे उन्होंने काम किया। इस धरने की मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्यों इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनको
اس گورنمنٹ کو کتنا ٹائم ہوا ہے, ان کو ایٹ لیسٹ 5 ایئر دینے چاہیے. لندن میں مقیم پاکستانیوں کا مزید کہنا تھا کہ مولانا اور ان کی حامی جماعتوں کو اگلے الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے. کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے اس کو گرانے کے لیے دھرنے ورنے جو ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی اگر کسی بات سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ کو جو ہے وہ حکومت سے مل کے بیٹھ کے اس کی جو ہے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہ جو روزگار کی زندگی, لوگوں کی زندگی جو ہے مفلوج کرنے سے کوئی نہ حکومتیں گرتی ہیں نہ گرائی جا سکتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام اس وقت جو راولپنڈی اور اسلام آباد جو ہے وہ بالکل لاک ڈاؤن سچویشن کے اندر آیا ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں کو اتنی مشکلات تنگی ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک نامناسب جو ہے اقدام ہے, اور اس طرح کے اقدام اگر آج یہ حکومت گرائیں گے تو اگلی جو حکومت آئے گی اس کو بھی اسی طرح کے لوگ جو آئیں گے وہ پھر گرا دیں گے. تو یہ ایک سلسلہ چل نکلے گا جو میرے خیال میں جو ہے نامناسب ہے. کسی بھی جمہوری حکومت کو گرانے کے لیے یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اگلے انتخابات کا انتظار کیا جائے اور پھر اس حکومت کو تبدیل کیا جائے. انہوں نے مولانا کو مشورہ دیا کہ انتخابات کے ذریعے حکومت تبدیل کریں. تہذیب یافتہ ریاستوں میں پارلیمنٹ کے ذریعے ہی سیاسی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں. برطانیہ اس کی بہترین مثال ہے. لندن میں مقیم پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ دھرنوں سے حکومتیں ختم کرنے کی روش نہیں آنی چاہیے. اگر یہ دھرنا کامیاب ہوا تو آئندہ بھی حکومتوں کو ایسے ہی ہٹایا جائے گا. ساتھی رپورٹر وسیم کاظمی کے ساتھ غلام سینوان, 92 نیوز, لندن. آزادی مارچ کے حوالے سے برطانیہ کے علماء کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان دین کو سیاست میں استعمال کر رہے ہیں, جو کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے. لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کر کے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لوٹن میں نماز جمعہ کے بعد علماء کرام اور کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے خصوصی گفتگو کی ہے. آپ کو سنواتے ہیں. احتجاج کرنا, مظاہرے کرنا, یہ ہر ملک میں لوگوں کا جمہوری حق ہے, اور وہ چاہے وہ اسلامی ریاست ہو یا غیر اسلامی ریاست ہو, اس میں وہ حق ان کو لوگوں کو ملنا چاہیے. البتہ کسی بھی مذہب میں کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں, اور اس معاملے میں کوئی ایسا مظاہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک میں بدامنی پیدا ہو, لوگوں کو تکلیف ہو, یا وہاں کوئی انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی ہو. ایسے مظاہرے نہیں ہونے چاہیے. یہ بالکل غلط کر رہے ہیں کیونکہ یہ دین کو استعمال کر رہے ہیں, اور یہ قطعاً انہوں نے کبھی بھی کسی موڑ پر انہوں نے اس ملک نے باری کو نہیں سوچا, تو نہ دین نے باری سوچا. اور خواہ مخواہ انہیں کی خواہش ہے تو دھرنا جیتا بارڈر کراس کریں مقبوضہ کشمیر میں. تو عمران خان اللہ نے مہربانی نال ایک اچھا انسان آ. مولانا صاحب کو ایسا کوئی کردار تو کیا نہیں ہے جس سے ملک کو کوئی اچھا فائدہ ہو, سمجھے. لیکن آج کا جو مولانا صاحب جو سیاسی چال چل رہے ہیں, یہ حکومت کے لیے اچھی بات نہیں ہے, اور مولانا صاحب کے خود کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ دھرنا اس وقت کیا گیا جب کشمیری قوم پہ ہندوستان نے جبراً غصبانہ قبضہ کیا, کشمیریوں کے اندر ظلم و جبر کا بازار گرم کیا, اور کشمیریوں کے ساتھ جب ہزار یکجہتی کی ضرورت تھی تو یہ مولانا فضل الرحمان نے دھرنا کر کے کشمیری قوم اور پاکستانی قوم کو تقسیم کیا. ایسا جلسہ کرنا, ایسا جلوس کرنا, ایسا دھرنا دینا جس سے ملک کو نقصان پہنچے, جس سے ملک کی اقتصادیت کو پہنچے, اگر اس دھرنے سے ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے, عوام کشمیر کو نقصان پہنچتا ہے, کشمیر کے قواعد کو نقصان پہنچتا ہے, پھر ہماری رائے یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ درست نہیں ہے, اور یہ اس عمل سے گریز کرنا چاہیے. جب پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان انسانیت کے نام پر اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کشمیر جنت نظیر, جسے قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا, اور مودی سرکار ظلم, تشدد, بربریت پہ اتری ہوئی ہے, اور ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے. ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیوں کو ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے, نوجوان بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس حال میں جب کہ ہمیں ان کے ساتھ ہزار یکجہتی کرنا چاہیے تھا, محبت کا پیغام دینا چاہیے تھا, اس وقت عین پاکستان میں افراتفری پیدا کر کے اس پورے سینیریو کو تبدیل کر دیا گیا ہے. برمنگھم کی علی حجویری مسجد میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں کمیونٹی رہنماؤں, علماء اور مشائخ سمیت دیگر افراد نے شرکت کی. نعت خوان حضرات نے عقیدت کے پھول پیش کر کے شرکا پر وجد طاری کر دیا. تفصیلات دیکھتے ہیں عابد قاسمی کی رپورٹ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا را نما.
برمنگھم میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس ہر سال عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 34ویں سالانہ عرس میں مہمان خصوصی مفتی محمد رمضان سیالوی، خطیب داتا گنج بخش لاہور سمیت پیر منور حسین شاہ جماعتی، علامہ سید ظفر اللہ شاہ، پیر عمران عبدالی اور دیگر نے شرکت کی۔ اس دوران پاکستان سے آئے ثنا خوانوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ دئیس بارے کدی خزانہ آوے ہون فیض ہزارہ تائیں ہر پکھا پھل کا۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے روحانیت اور تصوف کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پرچار کیا، صوفیزم کے ذریعے نفرتیں مٹا کر انسانیت کے درمیان محبت کے رشتوں کو مضبوط کیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملا اس موقع پر پیر منور جماعتی، مفتی محمد رمضان سیالوی، علامہ ظفر اللہ شاہ اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر برطانیہ اور یورپ میں اسلام کا مثبت پہلو اجاگر کر کے نوجوان نسل کو اس سے روشناس کرایا جا سکتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری کی عزت و عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کے لیے حضرت خواجہ اجمیری کا یہ شعر ہی کافی ہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1000 سال پہلے کشف المحجوب شریف، جو فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب ہے، اسے تصنیف فرما کر تصوف کی راہوں کو متعین کر دیا کہ تصوف کی ہر وہ راہ مقبول ہے جو قرآن و سنت کے تابع ہے، اور جو قرآن و سنت سے دور ہے اس کا تصوف روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے غیروں کو پاس بلا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں موجن کر۔ بر صغیر میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے جہاں مخلوق خدا کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیا، وہاں انہوں نے انسان دوستی کی ایک تحریک بھی شروع کی۔ ان کا لنگر تب سے جاری اور آج تک صبح و شام مزدور اور بے سہارا لوگ ان کے در پر پل رہے ہیں۔ یہی خانقاہی نظام ہے جہاں پر محتاجوں بے سہاروں کی داد رسی کی جائے۔ آخر میں ملکی سلامتی اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر کشمیری اور سکھ بھارت کے خلاف یک زبان ہو گئے۔ فضا بھارت مخالف نعروں سے گونجتی رہی۔ کشمیر اور خالصتان کی آزادی کے بینرز شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ سکھ رہنماؤں نے ریفرنڈم مہم 2020 کا آغاز کر دیا ہے۔ مظاہرے میں تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے خصوصی شرکت کی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی رپورٹ۔ دنیا بھر میں کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کی گونج جاری ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر کشمیری اور سکھ کمیونٹی نے بھارت کے خلاف مشترکہ احتجاج کیا، جس میں دنیا بھر سے کشمیری، پاکستانی اور سکھ کمیونٹی نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے کشمیر اور خالصتان ریفرنڈم کے بینرز اور پرچم اٹھا رکھے تھے۔ کشمیریوں نے ریلی بھی نکالی، جس کے دوران فضا کشمیر کی آزادی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر فہیم کیانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کا یہ فرض ہے کہ وہ بھارتی ظلم و ستم کا شکار ہونے والے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلائے۔ کشمیریوں کی ریلی میں پنجاب بنے گا خالصتان کے نعرے بھی گونجتے رہے۔ دوسری جانب دنیا بھر سے آئے سکھوں نے خالصتان کی آزادی کے لیے مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر سکھوں نے ریفرنڈم 2020 کے لیے عالمگیر مہم شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سکھ مظاہرین نے ریفرنڈم 2020 کے بینرز اور خالصتان کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سکھ رہنماؤں نے بھارت میں سکھوں کی نسل کشی کی سخت مذمت کی۔ مظاہرے کے دوران فضا خالصتان کے نعروں سے گونجتی رہی۔
सिख मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मज़ालिम की भी सख्त मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर और बर्बरियत को रोक कर कश्मीरियों को अपनी शनाख्त कायम रखने का बुनियादी इंसानी हक फराहम किया जाए। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास हुआ, जिसमें मसला जम्मू और कश्मीर समेत दीगर दरीना बैनुल-अक़वामी तनाज़ात ज़ेर बहस आए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में तुर्की में पाकिस्तानी सफ़ीर एम साइरस सज्जाद गाज़ी ने आलमी बरादरी से जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल और इंसानी सोच सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत में इस्लामोफोबिया और गाय रिक्शा के नाम पर बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास से अक़वाम मुत्तहिदा के इत्तेहाद बराए तहज़ीब के आला नुमाइंदे मैगल एंजल मोरातीनस ने भी खिताब किया और जम्मू कश्मीर और तनाज़ा समेत तवील तनाज़ात के हल पर जोर दिया है। थाईलैंड में आसियान इजलास आज से शुरू होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मेहमान खुसूसी होंगे। इमरान यूसुफ की ये रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड में 2 रोज़ा आसियान इजलास आज से शुरू हो रहा है, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलिपाइन, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनाई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस के रहनुमा शरीक होंगे। जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और रूस के वज़रा के अलावा अवामी जमहूरिया चीन के वज़ीर आज़म, अमरीकी सदर के खसूसी एलची भी इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर मेहमान खसूसी होंगे। सरबराहान मुमलकत की आमद का सिलसिला जारी है, जिसमें ब्रुनाई के सुल्तान, मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद और इनकी अहलिया और म्यांमार के रियासती मशीर डाओ आंग सान सूची थाईलैंड पहुंच चुके हैं, जिनका एयरपोर्ट पर हायर अथॉरिटीज ने इस्तकबाल किया। इख्तितामी तकरीब और वियतनाम में आसियान की चेयरमैनशिप की फ्राहमी 4 नवंबर 2019 की शाम को होगी। ताहम थाईलैंड साल के आखिर तक अपनी चेयरमैनशिप की मुद्दत मुलाज़मत जारी रखेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आबाई वतन में आसान सरमायाकारी के लिए दुबई में प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तानियों ने वतन अजीज़ में सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। UAE की रियासत दुबई में 3 रोज़ा प्रॉपर्टी शो का इनेकाद किया गया। शो के ऑर्गेनाइजर ने शुरा को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने और जायदाद खरीदने के हवाले से ब्रीफिंग दी। शो के मेन ऑर्गेनाइजर ज़ियाउल काजी का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शो में जितनी तादाद में पाकिस्तानियों ने शिरकत की, उन्हें इसकी तवक्को नहीं थी। दुबई के रहने वालों का शुक्रिया जो भरपूर शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की, और हमारा मकसद भी यही था कि लोगों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ लाना, और उसके तहत आप डायरेक्ट जो सोसाइटी ओनर्स और जो मार्केटिंग वाले लोग हैं उनसे आपका तबादला ख्याल हो सकता है, आपको सही मैसेज मिल सकता है कि आपको सरमायाकारी कहाँ करनी है। इवेंट ऑर्गेनाइजर नाजिया अमीन का शो की कामयाबी पर इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यही चाहिए कि वो दियार गैर में इतनी मेहनत करते हैं तो मादरे वतन में भी अपना घर बना सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो इस प्रोजेक्ट की ऑथेंटिसिटी थी कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 3 NOCs रखता है। NOC अप्रूव होना, लोगों का यहाँ खुद आना और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। तो मैंने लोगों को तो बुलाया, लेकिन लोग सुन के खुद खींचे चले आए। आसिफ मलिक इस मौके पर कहना था कि उनका यहाँ आने का मकसद ये है कि वो लोगों को आगाही फराहम करेंगे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी इनके खदशात हैं वो खत्म हो चुके हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन में प्रॉपर्टी के शोबे में बिला खौफ व खतर सरमायाकारी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आने का मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, उन्हें बताया जाए, समझाया जाए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाए। दूसरे नंबर पर अपने प्रोजेक्ट की ब्रांडिंग थी और तीसरे नंबर पर यहाँ पे सेल करना था। शो में शरीक होने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी इफ्तिखार हमदानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उनकी बहुत अरसे से ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की सियाहत के फरोग के लिए यहाँ पर रोड शो होने चाहिए। मौजूदा प्रॉपर्टी शो इसी सिलसिले की एक कामयाब कड़ी है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो का जो है इनकाद हुआ है यहाँ दुबई में। मैं बहुत अरसे से इस चीज़ का मुतमन्नी था कि पाकिस्तान टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर रोड शो होने चाहिए। पाकिस्तान प्रॉपर्टी को जो सबसे ज़्यादा जो अगर बायर मिल सकते हैं तो वो यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिल सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि उनके पास परचेजिंग पावर है, तो एक राइट टारगेट मार्केट जो है वो पाकिस्तानीज़ हैं। पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो के मुंतज़मीन ने शुरा का हौसला अफजाई करने पर बेहद शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में सरमाया करने का ये बेहतरीन वक्त है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़ दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
दुबई में इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर सोलिनूर के एजाज़ में ज़ोराना दिया गया, जिसमें मेमन कम्युनिटी समेत पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सोलिनूर इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज पूरी दुनिया में सेहतमंद और सोशल सरगर्मियाँ करने वाली तंजीम इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी रहनुमाओं अब्दुल्ला जानू हसन और इकबाल अडवानी की जानिब से उनके एजाज़ में पुरवकार ज़ोराने का एहतमाम किया गया। ज़ोराने से पहले एक अहम इजलास भी हुआ, जिसमें तंजीम की जानिब से किए जाने वाले इवेंट्स और दीगर सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मरकजी ओहदेदारों का कहना था कि उनकी तंजीम पाकिस्तान समेत दुनिया के दर्जनों ममालिक में अपनी मदद आप के तहत मुफ्त तलीम और स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। मौके पर इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी रहनुमा और मेजबान अब्दुल्ला जानू हसन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पूरी दुनिया में उनके 15 चैप्टर काम कर रहे हैं, जो मेमन कम्युनिटी की इफलाह के लिए मसरूफ़ अमल हैं। IMO जो है वो मेमन कम्युनिटी के लिए हम जो काम करते हैं वो सर्विसेज बेस काम करते हैं। हम चैरिटी बेस काम नहीं करते हैं, हम ज़कात वगैरह कलेक्ट नहीं करते। हम जो भी करते हैं हमारी पॉकेट से करते हैं। हमारे 65 बोर्ड मेंबर्स हैं और ये 65 बोर्ड मेंबर जो हैं अपनी जेब से खर्च करते हैं और कम्युनिटी के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। जैसे हमने एक्सपो कर लिया, हमने कॉन्फ्रेंसेस कर ली। यंग मेमन मिडल के नायब सदर रिजवान सोरिया का कहना था कि उनकी तंजीम का मकसद ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जिससे नौजवानों के दरमियान हम आहंगी पैदा हो। ये स्पॉन्सर के ऊपर बेस करती है, यानी म्यूचुअली जो फ्रेंड्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं उसके ज़रिए हम लोग ये यंग मेमन को एसोसिएट कर रहे हैं। हमारा मकसद यूथ को एम्पावर करना, यूथ को कनेक्ट करना और इस तरह की दीगर एक्टिविटी करना जिससे यूथ कनेक्ट हो। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड मेंबर सलीम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस मौके पर वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप एक अच्छा काम करेंगे तो इसका दुनिया और आखिरत दोनों में अजर मिलेगा। वो कहते हैं ना, बाय वन गेट टू फ्री। तो मैं कहता हूँ कि एक अच्छा काम करे और 2 फ़ायदे कमाए। एक अच्छा काम करे और 2 फ़ायदे कमाए। मकसद ये है कि आप एक अच्छा काम करेंगे तो दुनिया में भी अच्छा है, आपको लोग दुआ देंगे, लोगों का काम होगा, ठीक है ना। एक हमारी अबदी दुनिया भी है, जो हमारा ईमान है आखिरत में, तो उसका भी सवाब मिलेगा। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी तंजीम नहीं बल्कि इसके 65 बोर्ड मेंबर्स हैं जो अपनी जेब से फलाही काम करते हैं। तकरीब के आखिर में शुरका की रवायती खानों से तवाज़ुह की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। आपको बताएं कि आज़ादी मार्च तहरीक इंसाफ के बड़े आज सर जोड़ कर बैठेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास बनीगाला में होगा। अपोजिशन के मुतालिबात पर गौर, हिकमत अमली भी तय की जाएगी। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास भी 2 बजे तलब किया गया है। अकरम ने रहबर कमेटी के अरकान को 2 बजे पंडाल में तलब किया है। आज़ादी मार्च के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बड़े आज सर जोड़ कर बैठेंगे। एक तरफ PTI की कोर कमेटी का इजलास, दूसरी जानिब अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास। बात करेंगे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा, एक तरफ बनीगाला की बैठक और दूसरी जानिब आज़ादी मार्च का पंडाल, क्या मुशावरत चल रही है? मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, जो इस्लामाबाद का सियासी मौसम है वो गर्म है और हुकूमत और अपोजिशन है वो दोनों अपनी अपनी जो हिकमत अमली है वो आज तय करेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास है वो आज दोपहर 2 बजे बनीगाला वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाइशगाह पर होगा, जिसमें 21 मेंबरान है कोर कमेटी के, वो इजलास में शिरकत करेंगे और इस इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। उस बात के मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और ये मुतालबा किया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस पर इस्तीफा दें। कोर कमेटी के मेंबरान जो है वो मुशावरत करेंगे किस तरीके से आज़ादी मार्च से निपटा जाए, जबकि परवेज खटक जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं वो भी आज वज़ीर आज़म इमरान खान को इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। तो दूसरी जानिब अपोजिशन की जो 9 जमातों पर मुश्तमिल जो रहबर कमेटी है उसका भी हंगामी इजलास जो है वो तलब किया गया है। आज 3 बजे अकरम खान दुरानी की रिहाइशगाह पर सरबराही में इजलास होगा और इस इजलास में गौर किया जाएगा कि वेतन के बाद क्या अमल होगा, क्या तैयार की जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता रात जो अपोजिशन की APC भी हुई थी हंगामी तौर पर, उसमें
یہ تمام تر معاملہ جو ہے وہ رہبر کمیٹی کے سپرد کیا گیا تھا. تو آج انتہائی اہم دن ہے اور امکان یہی ہے کہ آج حکومت کی جانب سے اپوزیشن سے باضابطہ طور پر رابطہ بھی کیا جائے گا اور اس کے بعد جو آزادی مارچ اس وقت چل رہا ہے H9 میں اس کی جو ہے وہ آگے کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیا معاملہ ہوگا, اس پر آج کا امکان ہے. فہیم اختر, اس متعلق آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان سینئر سیاستدان ہیں, بتائیں کس ادارے کی بات کر رہے ہیں؟ کسی کو کوئی شکایت ہے تو متعلقہ ادارے سے رجوع کرے. DGI میجر جنرل آصف غفور کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو, کہا کہ سڑکوں پر الزام تراشی سے مسئلے حل نہیں ہوتے. افواج پاکستان قومی اور غیر جانبدار ادارہ ہے. آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. حکومت جو فیصلہ کرے گی آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. ملک کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, یہ کہنا تھا ان کا.